इसका एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से हो जाता है। तो अटैक्सिया, वर्टिगो, प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 20 to 40 आवर्स तक की हाफ लाइफ रहती है। 1912 में ये एक फर्स्ट एफिकेशियस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग था। बात करें इस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स की तो ओरली। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो हेलो देयर, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम उन ड्रग्स के मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम उन सारे ड्रग्स की डिटेल फार्माकोलॉजी पे फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। शुरुआत करते हैं फेनिटोइन से। फेनिटोइन जो है वो 1908 में सिंथेसाइज किया गया एज बार्बिचुरेट एनालॉग। और जैसा कि आप जानते हैं कि बार्बिचुरेट्स एक सिडेटिव हिप्नोटिक्स का ड्रग है, अंडरस्टैंड। और फेनेटोइन का सिडेटिव हिप्नोटिक्स प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा थी नहीं, इसी वजह से इसे वापस से रख दिया गया, वापस से ये गायब हो गया। लेकिन 1938 में स्पेसिफिकली इसकी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी को टेस्ट किया गया और उसके बाद से ये एक मेजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बन गया, अंडरस्टैंड। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल है कि ये सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करता है। इसका एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से हो जाता है लेकिन स्लो होता है क्योंकि इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी कम है। बाकी ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में। 80 to 90% ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है। ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन, जिसके अंदर साइटोक्रोम P2C9 एंड साइटोक्रोम P2C19 एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसके साथ साथ इसका ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन भी होता है। इसके हाफ लाइफ की बात करें तो 12 to 24 आवर्स का हाफ लाइफ रहता है, लेकिन ये हाफ लाइफ बढ़ जाती है अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसीलिए हाफ लाइफ बढ़ जाती है, अंडरस्टैंड। उसके अलावा ओनली 5% अनचेंज्ड फेनेटोइन एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर। बात करें एडवर्स इफेक्ट की तो अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर रहे हैं, लंबा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद गम हाइपरट्रोफी हो सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो गम टिश्यूज़ हैं टीथ के अराउंड वो ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है ओरल हाइजीन के थ्रू। उसके अलावा दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हिर्सुटिज्म, मतलब अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ ऑन वुमेन्स फेस, ये भी हो सकता है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फेनेटोइन जो है वो फोलेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है और एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। और फोलेट जो है वो एक न्यूट्रिएंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है स्मॉल अमाउंट में आरबीसीज़ को बनाने के लिए, अंडरस्टैंड। लेकिन फेनेटोइन फोलेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है और एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा ऑस्टियोमेलेसिया भी हो सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि बोन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि फेनेटोइन विटामिन डी के मेटाबॉलिक एक्टिवेशन से इंटरफेयर करता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए बोन सॉफ्ट हो सकती हैं। दूसरा एक और जो साइड इफेक्ट कभी कभी देखा जाता है वो ये है कि हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, क्योंकि फेनेटोइन इंसुलिन के रिलीज से भी इंटरफेयर करता है। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाए तो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम भी हो सकता है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में भी देने मना किया जाता है। तो ये बात हो गई ऐसे एडवर्स इफेक्ट की जो कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ पे देखे जाते हैं। लेकिन अगर डोज हाई हो जाए यानी टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाए तो अटैक्सिया, वर्टिगो, ड्राउजीनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, निस्टैग्मस, हेलुसिनेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन, नौशिया वगैरह भी हो सकता है। बाकी आईवी इंजेक्शन की बात करें तो जहाँ पर भी आईवी इंजेक्शन दिया जाएगा वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है और वो जो ऑर्गन है जहाँ पर भी दिया गया है उसका डीकलरेशन हो सकता है। इसीलिए फेनेटोइन के इंजेक्शन के टाइम पर रेट ऑफ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 mg/min से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता। उसके अलावा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होना या फिर कार्डियक अरिथमिया ये सब भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आईवी इंजेक्शन के टाइम पे। इसीलिए आईवी इंजेक्शन जब दिया जाता है तो ईसीजी मॉनिटरिंग भी स्टार्ट रहती है। उसके अलावा फेनेटोइन के यूज़र्स की बात करें तो ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है एपिलेप्सी के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, अंडरस्टैंड। बात करें नेक्स्ट ड्रग की तो ये है कार्बामाज़ेपिन। कार्बामाज़ेपिन 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, लेकिन ये ड्रग आज एपिलेप्सी के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है।
इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो फेनेटोइन की तरह सिमिलर है, सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करता है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो इसका एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से ही होता है, लेकिन स्लो होता है क्योंकि इसकी भी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है। लाइक फेनेटोइन 75% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर के अंदर होता है बाय ऑक्सीडेशन एज वेल एज बाय हाइड्रोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशन। प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 20 to 40 आवर्स तक की हाफ लाइफ रहती है, लेकिन अगर लंबे समय से ये ड्रग लिया जा रहा है, क्रोनिक मेडिकेशन है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है 10 से 20 घंटे तक। अंडरस्टैंड। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सिडेशन, डिजीनेस, वर्टिगो, अटैक्सिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर हाई डोज लिया गया तो जिस सीजर के लिए हम इस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं वही सीजर को ये वर्स कर देता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रैशेस वगैरह। उसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और उम्र दराज लोगों के अंदर वाटर रिटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग एंटी डायरेटिक हार्मोन को एनहांस करता है। अंडरस्टैंड। इसके यूजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये ड्रग, और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर एंड सिंपल पार्शियल सीजर में ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज में भी कार्बामाजेपिन का इस्तेमाल होता है, और अक्यूट मेनिया में भी ये यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लेमोट्रिजीन के बारे में। लेमोट्रिजीन जब डेवलप किया गया तो एज एन एंटीफोलेट एजेंट डेवलप किया गया, क्योंकि उस टाइम पे ये एक आइडिया चल रहा था कि फोलेट और सीजर का कोई ना कोई रिलेशन है। फोलेट के डिक्रीज़ होने की वजह से सीजर भी डिक्रीज़ होता है। लेकिन बाद में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से ये पता चला कि लेमोट्रिजीन का फोलेट से कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही सीजर का फोलेट से कोई रिलेशन है। लेमोट्रिजीन खुद एक एंटी सीजर ड्रग है। अंडरस्टैंड। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सिमिलर है फेनेटोइन और कार्बामाजेपिन की तरह। ये भी सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करता है, लेकिन ये ड्रग कार्बामाजेपिन एंड फेनेटोइन से ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीजर ड्रग है। अब इसका एंटी सीजर प्रॉपर्टी इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों है, इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चला। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है जीआई ट्रैक्ट से। इसका मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोरोनाइडेशन के थ्रू। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है सिंगल डोज की 24 to 30 आवर्स तक की। उसके अलावा अगर इसके साथ फेनेटोइन, कार्बामाजेपिन और फेनोबार्बिटल दिया जाएगा तो इसकी हाफ लाइफ और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टैंड। इसके यूजेस की बात करें तो ये एक एड ऑन थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी मोनोथेरेपी भी यूज़ होती है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में यूज़ होता है, एब्सेंस सीजर में इफेक्टिव है, और मायोक्लोनिक सीजर में भी इफेक्टिव है। अब बात करते हैं ऐसे ड्रग्स की जो गाबा के इनहिबिटरी इफेक्ट को एनहांस करेंगे, और इसके अंदर जो सबसे पहले ड्रग्स हैं वो हैं बेंजोडायजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। बेंजोडायजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स जो है वो प्राइमरीली एक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, लेकिन ये दोनों क्लासेस के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जो कि एपिलेप्सी के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स के अंदर फिनोबार्बिटोन या फिर फिनोबार्बिटल भी कहते हैं उसे, और बेंजोडायजेपिन्स के अंदर डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड क्लोबाजाम। ओके, शुरुआत करते हैं बार्बिचुरेट से। तो इसके अंदर जो ड्रग आता है वो है फिनोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटल। ओके, 1912 में ये एक फर्स्ट एफिकेशियस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग था। ये गाबा ए रिसेप्टार को एनहांस करके साइनेप्टिक इनहिबिशन करवाता है, क्योंकि गाबा ए रिसेप्टार के एनहांस होने की वजह से क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। राइट। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरल एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ घंटों के बाद मिलता है। 40 to 60% ड्रग प्लाज्मा से बाइंड होता है। उसके अलावा 25% ड्रग अनचेंज्ड एलिमिनेट हो जाता है। बचा हुआ जो ड्रग है वो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज किया जाता है बाय एंजाइम साइटोक्रोम P2C9, साइटोक्रोम P2C19, साइटोक्रोम P2E1 एक्सेट्रा। बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की तो सेडेशन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट अनडिजायर्ड इसका इफेक्ट है, क्योंकि जैसा आपको पता है बार्बिचुरेट्स एक सिडेटिव ड्रग है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स का ड्रग है, तो ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट रहता है। लेकिन अगर इसका लंबा यूज़ होता है, क्रोनिक यूज़ होता है, तो पेशेंट के अंदर उस सिडेटिव इफेक्ट का टॉलरेंस आ जाता है। उसके अलावा निस्टैग्मस और अटैक्सिया भी हो सकता है अगर एक्सेसिव डोज लिया जाए तो। इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है चिल्ड्रंस के अंदर, और बड़े लोगों में एजिटेशन और कन्फ्यूजन वगैरह भी हो सकता है। अब बात करें इसके यूजेस की तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर एंड पार्शियल सीजर में बहुत अच्छे से इफेक्टिव है ये ड्रग।
इसकी अच्छी एफिकेसी की वजह से, लो टॉक्सिसिटी की वजह से और लो कॉस्ट की वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट बन जाता है एपिलेप्सी का। लेकिन इसके सेडेटिव इफेक्ट और डिस्टर्ब्ड बिहेवियर जो चिल्ड्रंस के अंदर देखा जाता है, इसकी वजह से इसका यूज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ये एक प्राइमरी एजेंट नहीं बन पाता। उसके अलावा ये एब्सेंट सीजर के अंदर भी इनएफेक्टिव है। अंडरस्टैंड। अब बात करें बेंजोडाइजेपिन्स की, तो इसके अंदर है क्लोनाजेपाम। और भी ड्रग्स हैं, हम देखते हैं क्लोनाजेपाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि बेंजोडाइजेपिन भी एक सेडेटिव ड्रग है, तो क्लोनाजेपाम के अंदर सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी है, लेकिन एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, राइट। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी वैसे ही काम करता है कि गाबा ए रिसेप्टर को एनहांस करता है और क्लोराइड का इन्फ्लक्स को बढ़ाता है। अंडरस्टैंड। जिसकी वजह से सेडेटिव और एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। लेकिन ये दोनों ड्रग गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू जो क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग होती है वहाँ पर थोड़े से डिफ्रेंशिएटेड हैं। जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं क्लोराइड चैनल की ओपनिंग के। मतलब जब बेंजोडाइजेपिन बाइंड करेंगे तो क्लोराइड के चैनल्स फटाफट ओपन और क्लोज होंगे। अंडरस्टैंड। उनके ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन जब बार्बिचुरेट्स बाइंड करते हैं गाबा ए रिसेप्टर से तो चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहते हैं, उनके ड्यूरेशन पर वो वर्क करते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की बेंजोडाइजेपिन के, तो इसका ओरल एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा है। 85% ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है और इसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स की है और ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं करता। ओके। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है वो ऑब्वियसली सेडेशन है, लेकिन क्रोनिक यूज़ अगर होगा तो उसमें भी टॉलरेंस हो जाता है। उसके अलावा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि चिल्ड्रंस के अंदर हो सकती है। उसके अलावा मोटार डिस्टर्बेंस, एटेक्सिया, सलाइवेशन वगैरह भी हो सकता है। इसके यूज़ की बात करें तो एब्सेंट सीजर के लिए प्राइमरीली ये ड्रग यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मायोक्लोनिक सीजर और अकाइनेटिक एपिलेप्सी में भी यूज़ किया जा सकता है और कभी कभी इसके बेनिफिट्स इन्फेंटाइल स्पैज़म में भी देखे जाते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं टियागाबिन की, जो कि एक गाबा ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है। अब ये गाबा ट्रांसपोर्टर का इनहिबिशन करता है G81 का, जिसकी वजह से गाबा ज़्यादा अवेलेबल रहता है, राइट। पार्शियल सीजर के लिए फिलहाल ये सिर्फ अकेला ड्रग है जो कि एड ऑन थेरेपी के लिए अप्रूव्ड है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हल्का सा सेडेशन, नर्वसनेस, एमनेशिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। दूसरा ड्रग है विगाबैट्रिन, जिसको गैमा विनाइल गाबा भी कहते हैं। यह गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है। गाबा ट्रांसअमाइनेज एक एंजाइम है जो कि गाबा को मेटाबोलाइज करता है, तो ये ड्रग उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से गाबा का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और ज़्यादा गाबा अवेलेबल होता है एक्शन के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के पेशेंट के लिए। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता। अब बात करते हैं लास्ट ड्रग की, जो कि है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन एक गाबा डेरिवेटिव है। ये ड्रग गाबा के रिलीज को एनहांस करता है, जिसकी वजह से गाबा ज़्यादा रिलीज होता है और ज़्यादा गाबा रिलीज होता है तो गाबा का इनहिबिटरी इफेक्ट भी बढ़ता है। उसके अलावा रिसेंटली ये भी पता चला है कि ये कैल्शियम चैनल्स को मॉड्यूलेट भी करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली ग्लूटामेट का रिलीज भी डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड। बात करें इस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो ओरली ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और यूरिन में अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ समवॉट अराउंड 6 आवर्स की है और इस ड्रग का कोई भी ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हल्का सेडेशन हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और अनस्टेडीनेस भी हो सकती है। इसके यूजेस की बात करें तो पार्शियल सीजर के लिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी यूज़ किया जा सकता है। सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की मोनोथेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बताई जाती है। अंडरस्टैंड। अब सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या होता है, उसके अलावा सीजर क्या होता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो आपको सीजर के बारे में डिटेल में समझाएगी। बाकी अगर आपको ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में जानना है तो ये राइट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।